मेरा नाम प्रीति कुमार है। मैं अपने भैया भाभी के साथ अमृतसर में रहती हूँ। मैं तो वो अभागिन हूँ जिसने अपनी माता को केवल तस्वीरों में ही देखा है, क्योंकि वो मेरे होश संभालने से पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी। और मेरे पिता भी आज से 1 वर्ष पहले मुझे इस निर्दयी दुनिया में छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे अपने भैया का सहारा था। मगर जब से भैया का विवाह हुआ है तो उनका व्यवहार भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं है। उनके विवाह को अभी 4 माह ही हुए हैं कि उनका व्यवहार मेरे साथ पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाभी उन्हें बहकाती हैं, मगर आज तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मैंने कभी भी भाभी को भैया से मेरे बारे में इस तरह की बात करते हुए नहीं सुना। और वो मेरे साथ भी आराम से पेश आती हैं। मेरे समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर भैया को हो क्या गया है। वो क्यों मुझसे खींचे खींचे रहते हैं, मगर आज तक मुझे इस सवाल का उत्तर नहीं मिल पाया। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने भाई से कॉलेज के खर्च के पैसे मांगने गई तो उन्होंने मुझे अपमानित करके अपने कमरे से ही बाहर निकाल दिया और कह दिया कि वो अब मेरे खर्चे और नहीं उठा सकते। कारोबार बड़े अच्छे से संभाल रहे थे, मगर वो मुझ पर अब खर्चा नहीं करना चाहते थे। हालांकि उस कारोबार में मेरा भी हिस्सा था, मगर वो तो उसे किसी हिसाब में ही नहीं लाते। लेकिन आज तक उन्होंने मुझसे साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा था, मगर आज यह कमी भी पूरी कर दी। मैं उनका इनकार सुनकर उसी समय ही उनके कमरे से भाग आई। मैं सीधा अपने कमरे में आई थी और मैंने कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि भाभी या भैया मुझे इस तरह से रोता देखें। हालांकि भैया ने खुद ही मुझे रुलाया था, लेकिन फिर भी मैं खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहती थी। मैं कुर्सी पर बैठी अपने पिता की तस्वीर को देखकर आंसू बहा रही थी, क्योंकि जब वो थे तो मुझे कभी किसी चीज की भी कमी नहीं हुई थी। वो मुझसे बड़ा प्रेम करते थे। मैंने अपनी माता को तो नहीं देखा था, इसलिए मैं पिता से ज्यादा जुड़ी हुई थी। मगर अब तो मेरे पास पिता भी नहीं रहे थे। शुरू शुरू में मैं समझती थी कि मेरे भैया मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे और उनका व्यवहार भी मेरे साथ ठीक था। लेकिन जब से उनका विवाह हुआ है वो तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि मैं अपना खर्चा कैसे पूरा करूंगी, क्योंकि अभी तक तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और मुझे कॉलेज की फीस हर महीने देनी होगी। मैं यही सोच रही थी कि भैया ने मुझे फीस ना दी तो मैं कैसे अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकूंगी। मुझे पढ़ने की बड़ी इच्छा थी और मैं अपनी पढ़ाई को यूं अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। वहां पर बैठे बैठे मैंने यह तो ठान लिया कि मैं अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ूंगी, मगर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि जिसके साथ मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकूं और अपना खर्चा उठाने के लिए पैसे भी कमा सकूं। मेरा दिमाग फट रहा था, मेरा दिमाग भटक रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक लड़की थी और ऐसी लड़की जिसने अभी तक अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। मैं जानती थी कि मुझे अधूरी डिग्री के साथ कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी, मगर मैंने सोच लिया कि मैं कल से ही नौकरी की तलाश शुरू कर दूंगी, क्योंकि मैं यूं हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकती थी। मैंने खुद को मजबूत किया और हाथों से अपनी आंखें रगड़कर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर निकली तो मैं कुछ ताजा महसूस कर रही थी, मगर वो बात अभी मेरे मन में घूम रही थी कि आखिर भैया ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। उनके बाद से तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो मेरे सगे भैया ही नहीं हों, क्योंकि वो तो मेरे साथ बिल्कुल सौतेलों जैसा व्यवहार करने लगे थे। मैं कमरे से निकलकर रसोई में आ गई, क्योंकि अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया था। मैं सुबह सवेरे ही उठकर भैया से कॉलेज की फीस के पैसे लेने के लिए चली गई थी, मगर जब उन्होंने मुझे पैसे देने से इनकार किया तो मैं नाश्ता किए बिना ही अपने कमरे में आ बैठी थी। मगर अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और वैसे भी मेरे कॉलेज का समय तो अब खत्म हो चुका था। मैंने सोचा कि मैं कल कॉलेज जाऊंगी, क्योंकि अभी फीस जमा कराने में तो 2-4 दिन रहते थे। मैं तो वैसे ही जल्दी फीस जमा कर दिया करती थी। मैं रसोई में खड़ी अपने लिए नाश्ता बना रही थी तो अचानक से भैया वहां पर आ गए। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा क्रोध था। मेरे समझ में कुछ न आ रहा था कि आखिर वो इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। यह क्या कर रही हो तुम? वो उसी क्रोध में मुझसे बात करने लगे थे। भैया, मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, मैंने डरते डरते कांपती आवाज में कहा।
जिंदगी में पहली बार मुझे उनसे इतना ज्यादा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले का घटनाक्रम अब भी मेरे मन से ना निकला था। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन यह तुम अंडा क्यों तल रही हो? सब्जी नहीं है क्या? वो मुझ पर क्रोध के साथ चिल्लाने लगे थे, क्योंकि सब्जी चूल्हे के ऊपर ही रखी थी और वो भी देख चुके थे, लेकिन जानबूझकर ही मुझसे सवाल कर रहे थे। हालांकि वो जानते भी थे कि मैं करेला की सब्जी नहीं खाती, मगर फिर भी वो मुझे दबे शब्दों में अंडा बनाने से मना कर रहे थे। भैया, आपको तो पता है कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाती, बस इसीलिए ही अपने लिए अंडा तल रही थी। मैं जानती थी कि वो मुझे अंडा तलने से मना कर रहे हैं, मगर फिर भी मैंने अपनी सफाई में यह कह दिया कि मुझे करेला की सब्जी पसंद नहीं। मेरी बात पर तो वो आग बबूला हो गए। शर्म नहीं आती तुम्हें यूं इतना ज्यादा खर्च करते हुए? तुम्हें नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से कमाता हूँ? तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुमने तो आज तक खुद से कुछ कमाया ही नहीं। वो क्रोध से मुझ पर चिल्लाने लगे थे। वो कह रहे थे कि मैं इतना ज्यादा खर्च कर रही हूँ, हालांकि मैंने तो केवल एक ही अंडा तला था। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उन्हें आज ही खरी खरी सुना दूं कि उस कारोबार में मेरा भी हिस्सा है जिसे वो चला रहे हैं। मगर फिर मैंने खुद पर काबू किया और चुपचाप रसोई से बाहर निकल आई। मैंने नाश्ता भी ना किया, क्योंकि अब मेरा पेट भैया के क्रोध से ही भर चुका था। अब मैं यही सोचने लगी थी कि मैं आगे उन पर बोझ ना बनूंगी, बल्कि अपना खर्चा खुद उठाऊंगी। मैं उसी समय ही तैयार होकर घर से निकल गई और सारा दिन ही शहर में भटकती रही, मगर मुझे कहीं भी नौकरी ना मिली। मैं थक हार कर जब शाम को घर वापस आई तो भैया भी घर पर मौजूद थे। वो फिर से मुझ पर क्रोध करने लगे थे कि आखिर मैं सारा दिन कहाँ रही हूँ। मैंने भी उन्हें साफ साफ बता दिया कि मैं अपने लिए कोई काम तलाश कर रही हूँ, ताकि मैं उन पर बोझ ना बनूं। मेरी यह बात सुनकर वो भी चुप हो गए, क्योंकि दिल ही दिल में वो भी तो यही चाहते थे कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊं। मैं उसी समय ही अपने कमरे में आ गई। मेरा दिमाग फट रहा था। मेरे समझ में कुछ ना आ रहा था कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे तो कहीं नौकरी ही ना मिल रही थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह भी मेरी अधूरी पढ़ाई ही थी। जब मेरी डिग्री पूरी न थी तो कोई क्यों मुझे अपने पास नौकरी पर रखता, मगर नौकरी करना भी मेरी मजबूरी थी। इसलिए मैंने सोचा कि कल मैं फिर से नौकरी की तलाश पर निकलूंगी। मैंने 2-4 दिन के लिए कॉलेज से छुट्टी ले ली और काम तलाश करने पर लग गई। 2-3 दिन भी गुजर गए, मगर अभी तक मैं बेरोजगार थी। मुझे कोई नौकरी ना मिली थी और ना ही भैया ने मेरे कॉलेज की फीस अदा की थी। 2 दिन बाद मेरे कॉलेज की फीस अदा करने का आखिरी दिन था और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी न थी। मैं अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं ये सोच रही थी कि आखिर भैया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं फिर से जाकर भैया से फीस मांगती हूँ, क्योंकि अगर मुझे नौकरी मिल भी जाती तो इतनी जल्दी मुझे तनख्वाह तो ना मिलनी थी। मैं अपने कमरे से निकलकर भैया के कमरे की तरफ आ गई, मगर अभी मैं कमरे के भीतर दाखिल न हुई थी कि मुझे भैया और भाभी की बातें सुनाई दी। भाभी के मुंह से अपने लिए जहर भरी बातें सुनकर तो मेरा गला तक कड़वा हो गया। वो भाभी जो हर समय ही मुझसे बड़े प्यार से पेश आती थीं, अब भैया को भड़का रही थीं। अब मुझे सारी चाल समझ आ गई थी। वो ऊपर ऊपर से मुझसे प्यार जताती थीं, मगर अंदर ही अंदर भाई को मेरे खिलाफ भड़का रही थीं। वो भैया से कह रही थी कि वो मुझे घर से निकाल दें, ताकि फिर वो लोग सुकून से रह सकें। मगर भैया कह रहे थे कि जब वो मुझे घर से निकालेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। निस्संदेह वो मुझ पर खर्चा बंद कर चुके थे, लेकिन वो मुझे घर से भी ना निकालना चाहते थे। आखिर वो मेरे भैया थे। मुझे भाभी पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। वो अंदर ही अंदर सांपिन बनी मुझे डस रही थी और मुझे कुछ पता ही न था। अब सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी। मैंने सोच लिया कि अब मैं अपने भाई को और परेशान ना करूंगी और न ही उनसे कभी पैसे मांगूंगी, चाहे मुझे किसी घर में नौकरानी भी बनना पड़े। मगर मैं अब भैया से 1 रुपया भी ना लूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर भाभी ने मुझे उनसे पैसे लेते या मांगते देख लिया तो वो फिर से भैया को भड़काएंगी। भैया तो वैसे ही जल्दी सुनकर मानने वाले थे, इसलिए जल्दी भड़क जाते थे।
मैं अब भैया को और परेशान ना देख सकती थी, इसलिए ही उल्टे कदमों अपने कमरे में वापस आ गई। मेरा दिमाग सन सन कर रहा था। अभी तक मैं किसी नतीजे पर ना पहुंची थी। आखिर मैं क्या कर सकती थी? नौकरी तो मुझे ना मिल रही थी। अब मैंने सोचा कि मैं घरों में काम करके ही अपना गुजारा चला लूंगी। लेकिन मेरी समझ में यह ना आ रहा था कि अगर मैं घरों में काम करने के लिए जाऊंगी तो फिर कॉलेज कब जाऊंगी, और अगर कॉलेज नहीं जाऊंगी तो मेरा सबसे बड़ा सपना ही अधूरा रह जाएगा। वैसे मेरे पिता का भी सपना था कि मैं आत्मनिर्भर बनूं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। मैं उनके सपने को यूं भी अधूरा न छोड़ सकती थी। मेरा दिमाग फट रहा था। मैं चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई और यही सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा। मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था। मुझे बार बार अपने पिता की याद आ रही थी। अगर आज वह मेरे पास होते तो शायद मैं यह सब ना सोच रही होती। मैं अपने पिता की तस्वीर को सीने से लगाए सो रही थी। मैं जब भी सोती थी तो माता पिता की तस्वीर अपने पास ही रखती थी। हालांकि मैंने अपनी माता को केवल तस्वीरों में ही देखा था, मगर फिर भी मुझे उनसे बड़ा प्रेम था। माता से ज्यादा मैं पिता से प्रेम करती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया था। कुछ देर तो मैं वहीं पर आने वाले समय के बारे में सोचती रही, मगर फिर नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हुई और मैं नींद की वादियों में खो गई। सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई थी, क्योंकि मुझे फिर से काम की तलाश पर जाना था। इस बार मैंने सोचा कि मैं किसी दफ्तर में नहीं, बल्कि लोगों के घरों में काम तलाश करूंगी। मेरी किस्मत से मुझे अपने घर के करीब ही एक सोसाइटी में एक बहुत बड़े बंगले पर काम मिल गया। वहां पर तनख्वाह कुछ ज्यादा न थी। मैंने दूसरे समय ही वहां पर जाना था, क्योंकि पहले समय तो मुझे कॉलेज जाना था। मैंने उनसे एडवांस में कुछ पैसे भी ले लिए थे, ताकि मैं अपने कॉलेज की फीस भर सकूं। वहां पर एक दयालु महिला और उनके वृद्ध पति रहते थे। मैं वहीं पर काम करने लगी थी। मैं सुबह सवेरे कॉलेज के लिए चली जाती और फिर जब 12 बजे कॉलेज से छुट्टी होती तो घर ना आती, बल्कि सीधे उसी महिला के घर काम पर चली जाती। समय बड़े अच्छे से गुजर रहा था। मैं अपनी फीस भी भरने लगी थी, मगर अभी मुझे इस महिला के घर में काम करते हुए बस 2 महीने ही हुए थे कि फिर से मेरे भैया का दिमाग खराब हो गया। हालांकि अब वो मेरा कोई खर्चा न उठाते थे, बल्कि मैं घर के खर्च के लिए पैसे देती थी, क्योंकि वो कहते थे कि मैं खाती पीती तो घर से ही हूँ। इसीलिए मैं घर के साधारण सामान में उनकी थोड़ी मदद कर दिया करती थी। मगर अब वो मुझे और घर में ना रखना चाहते थे। हालांकि मैंने उनसे कितना कहा कि भैया मैं आपकी बहन हूँ, अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मगर वो मेरी बात को अनसुना करके हर समय ही मुझसे यही कहते रहते कि मैं इस घर से चली जाऊं। वो अब मुझे और नहीं रख सकते। मगर मैं भी जिद्दी बनी रही और अपने ही घर में रहती रही, क्योंकि यह मेरा भी घर था। अब तो मेरी भाभी भी खुलेआम मुझे अपमानित करने लगी थी, क्योंकि मैंने उसे 1-2 बार सुना दिया था कि मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। उसी दिन से ही वो शेरनी बन गई, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब तो उसने मेरा जीना हराम कर रखा था। वास्तव में लोग सही कहते हैं कि अगर इंसान को किसी की असलियत मालूम हो जाए तो उसे बिल्कुल भी ना बताएं। इस तरह वो कुछ लिहाज में रहता है, मगर जब उसे पता चल जाए कि दूसरा व्यक्ति उसकी असलियत देख चुका है तो वो बद से बदतर हो जाता है। जैसे मेरी भाभी हो गई थी। वो मुझे बिल्कुल भी इस घर में बर्दाश्त ना करती, और अब तो वो मुझे मारती पीटती भी थी। जब भी भैया घर पर ना होते तो वो मुझे बिना कारण ही मारती थी। वैसे भी अगर भैया घर पर भी होते तो शायद वो उन्हें रोकते ना, क्योंकि वो भी तो उन्हीं की तरह मुझे घर में न रखना चाहते थे। मैं हर समय यही सोचती कि आखिर इन लोगों को मेरे साथ क्या समस्या है। मैं तो बेचारी सारा दिन घर से बाहर रहती थी, क्योंकि मैं कॉलेज से काम पर जाती थी। मैं तो केवल रात को ही घर आती थी, लेकिन वो दोनों तो मुझे रखने के ही इच्छुक न थे। मैं अपने कमरे में बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और यही सोच रही थी कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। कब तक मैं यूं जिद्दी बनी रहूंगी। अगर कभी मेरा संयम टूट गया और इन लोगों ने मुझे घर से जाने को कह दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं यही सोच रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और मेरी भाभी अंदर आती दिखाई दी। आज मैं कॉलेज न गई थी और न ही काम पर,
क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक न थी। तुम यहाँ बैठकर बिस्तर तोड़ रही हो और मैं सारी घर का काम अकेली कर रही हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें कि मेरा जरा हाथी बटा दो? वो आते ही मुझ पर क्रोध से चिल्लाने लगी थी। मैं उनके कहने पर जल्दी से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। हालांकि मैं हर रोज ही कॉलेज जाने से पहले घर की सफाई करके जाती थी। भाभी तो केवल नाश्ता ही बनाती थी, मगर आज उन्होंने मुझे घर पर देखा तो वो नाश्ता भी मुझसे बनवाना चाहती थी। मैं 1 मिनट में उनकी बात समझ गई और तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। अब मैं रसोई में खड़ी नाश्ता बना रही थी। भाभी ड्राइंग रूम में बैठी मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी और भैया भी उनके पास बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैंने नाश्ता तैयार कर लिया। भाभी को आवाज दी तो वो दोनों ही नाश्ता करने के लिए मेज पर पहुंच गए। मैंने सारा नाश्ता भाभी और भैया की पसंद का ही बनाया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद इसी वजह से ही वो मुझ पर क्रोध ना करें। लेकिन यह मेरी खाली सोच थी। जैसे ही भैया ने पराठे का एक निवाला मुंह में डाला तो तुरंत ही जमीन पर थूक दिया और खा जाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखने लगे, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हूँ। भैया, क्या हुआ है? क्या आपको पराठे पसंद नहीं आए? मैंने कांपती आवाज के साथ कहा, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा था। उनकी आंखें क्रोध की वजह से लाल अंगारा हो रही थी। मेरा यह कहना था कि उन्होंने पराठे की थाली उठाकर जमीन पर दे मारी और गुस्से में चिल्लाने लगी, यह पराठे बनाए तुमने? इतना नमक भी कोई डालता है? तुम्हें तो कोई ध्यान ही नहीं। और ध्यान भी कैसे हो? पैसे तो मेरे ही खर्च हो रहे हैं ना। भैया गुस्से से पागल हो रहे थे। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। वो भाभी के सामने मुझे नीचा दिखा रहे थे, जबकि मेरी कोई गलती न थी। मैं भी पराठा खा चुकी थी। मुझे तो इसमें बिल्कुल भी नमक अधिक ना लगा था। भाभी भी चुपचाप खाना खा रही थी। उन्होंने भी नमक अधिक की शिकायत ना की थी। मगर भैया इतने ज्यादा गुस्से में थे कि मुझे लगा वो मुझे घर से ही निकाल देंगे, क्योंकि हर समय वो मुझे घर से निकल जाने को कहते रहते थे। मगर ये मेरी अच्छी किस्मत थी कि उन्होंने मुझे घर से ना निकाला और खुद ही वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए और जाते समय भाभी से नाश्ता बनाने को भी कह गए थे। भाभी मुझे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए रसोई में चली गईं, क्योंकि अब उन्हें ही भैया के लिए नाश्ता बनाना पड़ रहा था। वो तो सोच रही थी कि आज उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मगर भैया ने मेरा बनाया हुआ नाश्ता ही पसंद न किया। मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और अपने कमरे में आ गई। मेरा मन कर रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूं, मगर मैं कमजोर दिल की थी, इसलिए इतना बड़ा कदम ना उठा सकी। मैं अपने बिस्तर पर उल्टे मुंह लेटी जोर जोर से आंसू बहा रही थी। फिर से मुझे अपने पिता की याद आने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उड़कर उनके पास चली जाऊं, मगर यह मेरे बस में न था। मैं जानती थी कि वो एक ऐसी जगह गए हैं जहां से कोई भी वापस नहीं आता। हालांकि उन्हें गए हुए पूरा 1 साल हो चुका था, मगर मुझे हर समय ऐसा ही लगता कि वो मेरे कमरे में आएंगे और मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझसे प्यार भरी बातें करेंगे। मैं वहीं बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपने पुराने सुखद पलों में खो गई। मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और पिता अंदर आते दिखाई दिए। वो खाली हाथ न थे, उनके हाथ में एक थैला भी था। वो थैला देखकर मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि 2-3 दिन से मैं उनसे नए कपड़ों के लिए कह रही थी, मगर वो कह रहे थे कि अभी उनका काम ठीक नहीं चल रहा और वो खर्च नहीं कर सकते। लेकिन अब वो मेरे लिए खुद ही कपड़े लाए थे। यह देखकर मैं खुशी से पागल हो गई और उनके गले से लग गई। वो भी मेरे गले से लगे खड़े थे। पिता, आप तो कह रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर आपने ये कैसे लिए? मैं नम आंखों से कह रही थी, क्योंकि मुझे अपने पिता पर बहुत प्यार आ रहा था और यह नमी भी खुशी के कारण ही थी। मेरे पिता मुस्कुराकर कहने लगे, प्रीति, तुम मुझे इस सारी या इन सब में सबसे ज्यादा प्रिय हो, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी न करूं? वो मेरे माथे पर चुंबन देते हुए कह रहे थे। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे कपड़ों की जरूरत थी और वैसे भी 1-2 दिन के भीतर मेरे सबसे प्रिय मित्र का विवाह था। मैं वो थैला खोलकर अब कपड़े देखने लगी थी। पिता तो मेरे लिए बड़े सुंदर कपड़े लाए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह कपड़े पिता नहीं बल्कि मैं स्वयं ही लाई हूँ, क्योंकि वे बिल्कुल वैसे कपड़े लाए थे जैसे मुझे पसंद थे। अगले ही पल मैं अतीत की सुखद यादों से निकलकर वर्तमान की कड़वाहटों में खो गई।
मैं वहीं अपने बिस्तर पर उल्टे मुंह लेटी हुई आंसू बहा रही थी। अब यही मेरा भाग्य था। यही सोच सोचकर मैं डरने लगी थी कि अगर कभी भैया ने मुझे जबरदस्ती इस घर से निकाल भी दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि इस घर के अलावा तो मेरा कोई और ठिकाना ही न था। मुझे बहुत अधिक भूख महसूस हो रही थी, क्योंकि मैंने नाश्ता भी बहुत कम किया था और अब तो दोपहर हो गई थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं रसोई में जाकर कुछ बनाऊं, मगर आज भैया घर पर थे, इसीलिए ही मैं बाहर ना निकल सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उन्होंने मुझे कुछ बनाते हुए देख लिया तो फिर से मुझे बातें सुनाने लगेंगे। मगर अब भूख मुझसे सहन ना हो रही थी, इसीलिए मैं चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकल आई। मैंने सोचा कि शायद भैया भाभी इस समय सो रहे हों। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली थी तो भैया और भाभी का कमरा भी अंदर से बंद था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वे सो रहे हैं। मैं दबे कदमों से रसोई में आ गई और अपने लिए चावल उबालने लगी, क्योंकि मुझे उबले हुए चावल बहुत पसंद थे और मैंने कितने दिनों से यह खाए भी न थे, क्योंकि भाभी को उबले हुए चावल पसंद न थे और वे बनाती भी न थी। सबसे पहले मैंने चावल भिगोकर रख दिए और दूसरी ओर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें तेल डाल दिया। अचानक से मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां भाभी भी खड़ी थी। वे अजीब नजरों से मुझे देख रही थी, जैसे मैं कोई चोरी कर रही हूँ। हालांकि यह मेरा अपना घर था और घर के खर्च में भी मैं पैसे दिया करती थी, मगर भाभी तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। प्रीति, यह क्या कर रही हो तुम? वे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए मुझे कहने लगी थी। भाभी, मैं तो बस अपने लिए थोड़े से चावल बना रही थी, क्योंकि मुझे बहुत अधिक भूख लग रही थी। मैंने नजरें झुकाकर कहा था, क्योंकि मैं उनसे नजर न मिला पा रही थी। अब तो मुझे भी यही महसूस होने लगा था कि मैं उनसे छिपकर यह सब कर रही थी, और वास्तव में मैं उनसे छिपकर ही कर रही थी, क्योंकि मैं न चाहती थी कि वे मुझे यूं चावल बनाते हुए देखें। महारानी, मेरे पति के पास इतने पैसा नहीं है कि वो तुम्हारी बेकार इच्छाओं पर लुटाते रहें, और हमने भी तुम्हारे साथ ही नाश्ता किया था, मगर हमें तो भूख नहीं लग रही। वे अब मुझ पर ताना करने लगी थी। हालांकि वो जानती थी कि मैं 2-3 निवाले लेकर ही चली गई थी, क्योंकि भैया के व्यवहार की वजह से मेरा दिल टूट गया था, मगर फिर भी वो मुझे लालची होने के ताने दे रही थी। इस बात पर मैंने कोई उत्तर न दिया और चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि अब मैं चावल भिगो चुकी थी और मैं समझ रही थी कि अब मैं चावल बना भी लूंगी, मगर भाभी ने मुझे रसोई से यह कहकर निकाल दिया कि वो भिगोए हुए चावल का पानी निकालकर उन्हें सुखा लेंगी। यह सुनकर तो मेरा दिल ही टूट गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैं जमीन पर गिर पड़ूंगी। मेरे अपने घर में मेरा इतना अपमान हो रहा था कि भाभी ने भिगोए हुए चावल को सुखाना बेहतर समझा, मगर मुझे बनाने न दिए। भाभी के कहने पर मैं उसी समय ही रसोई से बाहर निकल आई। मेरी आंखें भी नम होने लगी थी, क्योंकि मुझे अपना अपमान महसूस हो रहा था और मुझे भूख भी लग रही थी, मगर मेरे पास कुछ भी न था जो मैं खा सकती। हालांकि मेरे पास पैसे थे, मगर मैं उस समय घर से बाहर ना जा सकती थी, क्योंकि भैया और भाभी दोनों ही जानते थे कि आज मैं काम पर नहीं जाना। अब तो मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं काम पर चली जाती तो इस तरह भूखी न होती, क्योंकि जब मैं कॉलेज से काम पर जाती थी तो वो आंटी मुझे अपने घर में खाना भी खिलाया करती थी। वो सचमुच एक अच्छी औरत थी। सिर्फ एक समस्या थी कि वो वेतन बहुत कम देती थी, मगर वो फिर भी अपनी जगह पर सही थी, क्योंकि मैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए उनके घर काम करने जाती थी। सुबह का काम तो वहां पर एक और नौकरानी करती थी। वो दिन भी गुजर गया। मैं सारा दिन ही भूख से बिलखती रही थी। फिर मैंने रात को खाना खाया तो मुझे कुछ सुकून आया। वो खाना भी मैंने जहर मार कर ही खाया था, क्योंकि आज फिर से भाभी ने करेला बनाया था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद न था, मगर भूख की वजह से मैं करेला भी खुशी खुशी खा गई थी। सच ही कहते हैं, जब इंसान को भूख सताए तो फिर यह नहीं देखता कि सामने क्या पकाया हुआ है और क्या नहीं। मेरे साथ भी बिल्कुल वही हुआ था। खाना खाने के बाद मैंने भाभी के साथ रसोई को साफ करवाया और फिर अपने कमरे में आ गई। भाभी ने तो बस 1-2 चीजें ही समेटी थी, बाकी सारा काम तो मैंने ही किया था। यहाँ तक कि ढेर सारे बर्तन भी मैंने अकेले ही धोए थे।
अब मेरा शरीर दर्द से चूर हो रहा था क्योंकि सारा दिन ही मैं किसी न किसी काम में लगी रही थी। सुबह से लेकर शाम तक भाभी ने सारे काम मुझसे करवाए थे। उस दिन मैंने तौबा की कि दोबारा मैं काम से छुट्टी ना करूंगी। सुबह होते ही मैं कॉलेज के लिए निकल गई। अब मेरी तबीयत कुछ ठीक थी मगर पूरी तरह ठीक न थी, क्योंकि मैंने तो कोई दवाई वगैरह ही ना ली थी। मैंने सोचा कि कॉलेज से वापसी पर काम पर जाने से पहले मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, लेकिन फिर कॉलेज में मुझे देर हो गई और मुझे सीधे काम पर ही आना पड़ा, क्योंकि अगर आज फिर से मैं देर हो जाती तो शायद वो आंटी मुझ पर गुस्सा करती। कल भी मैंने छुट्टी की थी, हालांकि वो मुझे छुट्टी देना ना चाहती थी। जब भी मैं काम पर ना जाती तो उन्हें खुद ही काम करना पड़ता था, क्योंकि दूसरी नौकरानी तो सुबह के समय आती थी। जब मैं बंगले पर काम पर गई तो सबसे पहले उस आंटी ने मुझे खाना दिया, जो मैंने भूखों की तरह खा लिया, क्योंकि मुझे बहुत अधिक भूख लग रही थी। मैं सारा दिन ही पढ़ाई में लगी रही थी और वैसे भी मेरी परीक्षा आने वाली थी, इसीलिए ही मैं अधिक पढ़ाई कर रही थी। मैं रसोई में बैठी जमीन पर खाना खा रही थी। अचानक से मेरी नजर किसी किसी के भारी भरकम पैरों पर पड़ी। मैंने सिर उठाकर देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि उस आंटी का पति ही था। वो एक उम्र दराज व्यक्ति था जो मुझे अजीब नजरों से घूर रहा था। आज से पहले तो उसने कभी भी मुझे इस तरह से ना देखा था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं जल्दी से जमीन से उठी और खाने की प्लेट स्लैब पर रखकर बाहर भाग गई। वो घिनौनी हंसी हंसते हुए मुझे देख रहा था, मगर उसने कुछ कहा नहीं था। मुझे उसकी नीयत कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि मैं एक लड़की थी और लड़कियां 2 मिनट में ही सामने वाले की नीयत भांप जाती हैं। अब मुझे बहुत अधिक डर महसूस होने लगा था। मैं यही सोच रही थी कि अगर उस व्यक्ति ने मेरे साथ कोई गलत हरकत की तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मैं यह काम छोड़ना ना चाहती थी। और यह तो साफ था कि अगर वो व्यक्ति मुझे परेशान करता तो मुझे यह काम छोड़ना ही पड़ता। मगर फिर उस दिन के बाद उसने कोई ऐसी हरकत न की और मैं उसी घर में काम करती रही। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 3 माह हो चुके थे। यहाँ का वातावरण तो ठीक था, मगर मेरे घर का वातावरण दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। भाभी ने मुझे साफ तौर पर कह दिया था कि मैं घर का काम और नाश्ता बनाने के बाद ही कॉलेज जाया करूं। हालांकि मैं यह सब ना कर सकती थी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी कॉलेज जाना होता था। मगर फिर भी मैं घर की सफाई करने के साथ साथ नाश्ता भी बनाकर जाने लगी। मैं जानती थी कि अगर मैंने भाभी की बात ना मानी तो फिर वो भैया को भड़काएंगी और उन्हें एक बार फिर से मेरा अपमान करने का मौका मिल जाएगा। उन्हें तो बिल्कुल भी ध्यान न था कि मैं उनकी सगी बहन हूँ। वो हर समय ही भाभी की बातों में आ जाते थे। अब उनमें और भाभी में कोई अंतर न था। समय पर लगाकर उड़ता जा रहा था। मेरी परीक्षा के दिन भी करीब आ गए थे। मैं बहुत अधिक व्यस्त रहने लगी थी। आज मेरी परीक्षा का पहला दिन था और मैं घर की सफाई किए बिना ही कॉलेज के लिए निकल गई। मैंने नाश्ता भी ना बनाया था, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी कॉलेज पहुंचना चाहती थी, ताकि अपनी सहेलियों से इम्तिहान के बारे में बात कर सकूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तैयारी सही नहीं है। मैंने 1 सप्ताह के लिए बंगले के काम से भी छुट्टी ले ली, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। वो आंटी मुझे छुट्टी तो ना देना चाहती थी, मगर जब मैंने उनसे कहा कि मेरे इम्तिहान है तो वो भी मान गई। मैं परीक्षा के बाद सीधा घर आई थी। मेरी परीक्षा तो ठीक हो गई थी, मगर मैं यह न जानती थी कि अब घर में मेरा क्या हाल होने वाला है। मैं जैसे ही घर के अंदर पहुंची तो भाभी और भैया दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। मुझे देखते ही वो गुस्से से पागल हो गए। भैया उठे और मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगा दिया। कलमुही, कहाँ चले गई थी तुम? और तुम घर की सफाई करके क्यों नहीं गई? तुम्हें नहीं पता कि नंदिनी घर का काम नहीं कर सकती? मगर तुम्हें तो सिर्फ अपनी पढ़ाई की फिक्र है। वे गुस्से से पागल हो रहे थे। मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि आज मेरी परीक्षा थी, मगर फिर भी उन्हें कोई होश न था। भाई, आज मेरी परीक्षा थी, इसीलिए मैं कॉलेज जल्दी चली गई। मैंने नजरें झुकाते हुए बस इतना ही कहा, मगर फिर भी उनका गुस्सा कम ना हुआ। प्रीति, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर आज के बाद तुम कॉलेज गई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यह कहते हुए अपना मोबाइल उठाकर घर से बाहर चले गए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे।
मैं कैसे कॉलेज जाना छोड़ सकती थी? अब तो मेरी डिग्री पूरी होने में बस 1 साल ही बचा था। इस परीक्षा के बाद मुझे 1 साल पढ़ाई करनी थी और उसके बाद फिर से परीक्षा देनी थी। मगर भैया ने यह कहकर चले गए कि मैं कॉलेज नहीं जा सकती। मैं उसी समय ही भागती हुई अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं ज़मीन पर बैठी घुटनों में सिर रखकर बैठी रही। सुबह होने लगी थी। मुझे बार बार यही दुख सताता था कि अगर मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि यह सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पिता का भी सपना था और मैं उनके सपने को पूरा करना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भैया शायद उसी समय गुस्से में थे, इसलिए ऐसी बात कह गए थे। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज के लिए तैयार हुई तो भैया ने मुझे रोक लिया। वो अभी तक ऑफिस नहीं गए थे। उन्होंने फिर से मुझसे कहा कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मेरी डिग्री पूरी होने में बस 1 साल ही बचा है, तो फिर आप मेरी पढ़ाई को अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी यह बात थी कि उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगे, जब मैंने कह दिया तो कह दिया, आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी। थप्पड़ खाने के बाद मैं अपना बैग संभाल कर फिर से अपने कमरे में आ गई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। उन्होंने मुझे कॉलेज जाने से रोका था और मैं जानती थी कि अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मुझे सिर्फ कॉलेज जाने से रोका था। उन्होंने मुझे काम पर जाने से ना रोका, क्योंकि अगर मैं काम पर न जाती तो पैसे कहाँ से कमाती। उन्होंने अपने फायदे का ध्यान रखते हुए मुझे काम से न रोका। मैं दोपहर तक अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। मगर जब मेरा काम पर जाने का समय हुआ तो मैं तुरंत घर से बाहर निकल आई। जब मैं उस आंटी के बंगले पर पहुंची तो मैंने उनसे कहा कि आज के बाद मैं सुबह आऊंगी और सुबह से शाम तक ही उनके बंगले में काम करूंगी, क्योंकि अब मैं अपनी कमाई बढ़ाना चाहती थी और वैसे भी मेरी पढ़ाई अब अधूरी रह गई थी। मैं अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहती थी ताकि पैसे कमा कर ही अपना कुछ काम कर सकूं। मगर उन्होंने यह कहकर मुझे मना कर दिया कि उन्हें सुबह के लिए कोई नौकरानी नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के काम के लिए उनके पास लड़की पहले से ही मौजूद थी। यह सुनकर तो मेरा टूटा हुआ दिल और भी बिखर गया। मैं तो सोच रही थी कि अब मेरा काम बन जाएगा, मगर वो तो मुझे पूरा दिन काम पर रखने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे मजबूरन दूसरी बार उनके घर काम करना पड़ा। समय बीतता गया। अब मुझे कॉलेज छोड़े हुए 1 सप्ताह हो चुका था। अगर मैं पढ़ रही होती तो मेरी परीक्षा खत्म हो चुकी होती, मगर मैं तो कॉलेज ही नहीं जाती थी और यह सब भैया की वजह से ही हुआ था। अब मैंने खुद को संभाल लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अब मैं अपनी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ा सकती। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं अपने घर में ही रह रही थी और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। मगर मैं यह ना जानती थी कि यह खुशी भी मुझसे जल्द ही छिनने वाली है। आज जब मैं काम से वापस आई तो भैया और भाभी बिना वजह ही मुझ पर गुस्सा करने लगे। यहाँ तक कि भैया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकालना चाहा। मैं उनके पैरों में गिर गई। भाई प्लीज मुझे घर से ना निकालें। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप जानते हैं कि आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। मगर वो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। अब तो भाभी भी उनके साथ हो गई थी। वो भी मुझे बाहों से पकड़कर आंगन में ले आई थी। भैया भी उनके साथ थे। वे दोनों ही मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। भाई प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं उनके पैरों में गिरकर फिर से विनती करने लगी। प्रीति, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। वो कह रहे थे, हालांकि अब भी उनसे बुरा कोई न था। वे अपनी सगी बहन को अपने ही घर से निकाल रहे थे। मैं उनके पैरों को पकड़ कर बैठी थी, मगर फिर उन्होंने एक झटके से अपने पैर छुड़ाए और अजीब नजरों से मुझे देखने लगे, जैसे मेरे छूने से उनके पैर गंदे हो गए हों। फिर उन दोनों ने मुझे बाहों से पकड़कर गेट से बाहर निकाल दिया। मैं कितनी देर गेट के बाहर खड़ी दरवाज़ा बजाती रही, मगर किसी ने भी दरवाज़ा न खोला। शायद वे अब घर के अंदर चले गए थे। आंगन में कोई मौजूद न था। फिर मैंने दरवाज़ा पीटना बंद कर दिया और दरवाजे के पास लगकर ज़मीन पर बैठ गई। सड़कों पर आने जाने वाले लोग मुझे देख रहे थे, बल्कि पूरा मोहल्ला ही मेरा तमाशा देख रहा था। हर कोई मुझ पर हंस रहा था। कोई तो कह रहा था कि मैंने ही गलत हरकत की होगी,
इसीलिए भैया ने मुझे घर से निकाला। तो कोई कह रहा था शायद मैं भैया की सगी बहन ही नहीं हूँ, मगर यह दोनों बातें पूरी तरह गलत थीं और सिर्फ इल्ज़ाम था। मगर ये इल्ज़ाम अब मुझ पर लग चुका था। मैंने भी किसी को अपनी सफाई में कुछ ना कहा, क्योंकि अब कुछ भी ना हो सकता था। जब भैया ने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं किसी और से क्या कहती। फिर मैं अपने घर के दरवाजे से उठी और भारी कदमों के साथ चलना शुरू कर दिया। हालांकि मेरी कोई मंजिल न थी, मैं बस चलती ही जा रही थी, क्योंकि अब शाम होने को थी और मैं चाहती थी कि शाम से पहले ही मेरा कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लूं। हालांकि मेरा और कोई ठिकाना नहीं था, हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था, मगर फिर भी मैं चलती जा रही थी। मेरी आंखें किसी झरने की तरह बह रही थी। सड़क पर आने जाने वाले लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। क्योंकि मैं अकेली थी, अचानक मुझे विचार आया कि मैं अपनी मालकिन के घर की ओर चली जाऊं। मैंने सोचा कि शायद मुझे वो एक रात के लिए आश्रय दें, मगर वहां से भी मैं निराश होकर लौट आई, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने घर पर रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो रात को किसी नौकरानी को भी अपने घर नहीं रख सकती। मैं चलती चलती अब स्टेशन पर पहुंच गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं स्टेशन पर एक बेंच पर बैठ गई और अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। मुझे वहां बैठे हुए अभी सिर्फ आधा ही घंटा हुआ था कि वो एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। यह देख मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती थी जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी हो। मगर मेरी हैरानी तब और बढ़ गई जब गाड़ी से ड्राइवर उतरा और मेरी ओर आने लगा। मैंने नजरें झुका ली, क्योंकि मैं अकेली लड़की थी और ऐसे किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर सकती थी। मगर आते ही उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मालिक ने तुम्हें बुलाया है। यह सुनकर मैं नजरें ऊपर उठाकर देखने लगी। सामने एक भारी भरकम कदकाठी वाला व्यक्ति खड़ा था। वो शायद उसी गाड़ी का मालिक था, क्योंकि वो ड्राइवर के यूनिफॉर्म में था। पहले मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझे क्यों बुला रहा है और किस मालिक ने मुझे याद किया है। फिर मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ी, क्योंकि मेरे पास वैसे भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर मैं कब तक स्टेशन पर बैठ सकती थी, और वैसे भी आने जाने वाले लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जिससे मुझे डर लग रहा था। इसीलिए मैं उस व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठ गई। सोच रही थी कि आज की रात इसी तरह ही कट जाएगी। अब मुझे गाड़ी में बैठे लगभग 20 मिनट हो चुके थे, मगर अभी तक मेरी कोई मंजिल नहीं आई थी। मैं तो जानती ही नहीं थी कि मेरी मंजिल क्या है। फिर एक लंबी दूरी के बाद गाड़ी एक बहुत बड़े महल जैसे घर के सामने रुकी। वो एक आलीशान महल था। अब गाड़ी गेट के अंदर प्रवेश कर रही थी, क्योंकि चौकीदार ने गाड़ी को देखते गेट खोल दिया था। ड्राइवर गाड़ी से उतर चुका था, मगर मैं अभी तक गाड़ी से नहीं उतरी थी। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं और मैं यहाँ क्यों आई हूँ। पहले तो मैं चुपचाप ही आ गई थी, क्योंकि मैं रात बिताना चाहती थी, मगर अब मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ मेरी इज्जत सुरक्षित नहीं होगी। फिर ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर आने के लिए कहा। मैं तुरंत उतर गई, क्योंकि अब मैं अपनी मर्जी से नहीं चल सकती थी। वो ड्राइवर अंदर नहीं गया, बल्कि एक नौकरानी को आवाज़ दी। फिर अंदर से एक उम्रदराज महिला भागती हुई बाहर आई और मुझे अपने साथ अंदर ले गई। मैंने उससे पूछा कि आखिर यहाँ कौन रहता है और मुझे क्यों बुलाया गया है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया और कहा कि अंदर चलकर तुम्हें सब पता चल जाएगा। जब मैं उस नौकरानी के साथ घर के अंदर पहुंची तो अंदर का दृश्य सचमुच किसी महल जैसा था। मैंने देखा कि एक बड़े सोफे पर एक उम्रदराज व्यक्ति बैठा हुआ मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था, मगर तुरंत समझ गई कि यही वो व्यक्ति है जिसने मुझे बुलाया था। मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि मैं उसे नहीं जानती थी। वो नौकरानी मुझे उस व्यक्ति के पास ले गई। वो मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगा, मगर कुछ नहीं बोला और एक कमरे की ओर इशारा किया। मेरी उत्सुकता हर पल बढ़ती जा रही थी। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, सामने एक महिला खड़ी थी। उसे देखकर मेरा दिमाग घूम गया। वो मेरी माँ थी, जो मेरे जन्म के कुछ दिनों बाद ही मर गई थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेरे पास उनकी तस्वीरें थीं, बस उम्र थोड़ी बढ़ गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी माँ जीवित कैसे हो सकती हैं। फिर वो आगे बढ़ी और मुझसे गले लगा लिया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी ही थी। मगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। पिताजी ने तो हमेशा मुझसे यही कहा था कि मेरी माँ मर चुकी है। मगर जब मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे वो बात बताई जो आज तक मैं नहीं जानती थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी दादी यानी उनकी सास ने उन पर चुड़ैल होने का आरोप लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया था। उस दिन पिताजी घर पर नहीं थे, इसलिए माँ को मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। दादी ने यह भी कह दिया कि अगर वो फिर घर लौटें तो उनकी जान ले लेंगी, इसलिए माँ वापस घर नहीं लौटी। मगर ये सुनकर मेरी हैरानी और बढ़ गई कि माँ ने दूसरी शादी नहीं की। वो आज भी पिताजी के नाम पर जीवन व्यतीत कर रही थी। माँ ने मुझे बताया कि जब दादी ने उन्हें घर से निकाला तो वो कुछ दिन सड़कों पर भटकती रही क्योंकि मेरे नाना नानी अब इस दुनिया में नहीं थे। इसी कारण माँ का कोई घर नहीं था। मगर फिर एक दयालु व्यक्ति ने उन्हें अपनी बेटी की तरह अपना कर अपने घर में रखा और आज तक माँ उसी घर में रह रही थी। मैं तुरंत समझ गई कि वो दयालु व्यक्ति वही था जो बाहर बैठा हुआ था। फिर मैंने माँ को अपनी कहानी सुनाई। वो कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मगर आज तक मैं तुम्हें इसलिए अपने पास नहीं बुला रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी माँ को गलत समझो। लेकिन जब मुझे पता चला कि राज ने तुम्हें घर से निकाल दिया है तो मैंने तुरंत ड्राइवर भेजा और तुम्हें ढूंढता ढूंढता स्टेशन पर पहुंच गया। माँ की कहानी सुनकर मैं कितनी देर उनके गले से चिपकी रहकर आंसू बहाती रही। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी माँ जीवित थी, मगर उनकी कहानी सुनकर मैं दुखी भी थी क्योंकि मेरी माँ के साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। अब तो सब कुछ ठीक हो चुका था। मैं माँ के साथ ही रहने लगी थी। यहाँ रहते हुए मुझे 2 महीने हो गए थे। मैं बहुत खुश थी। एक तो मुझे अपनी माँ का प्यार मिला और दूसरा मैं रोज रोज के तानों से बच गई थी। मगर अभी मैं अंदर ही अंदर अपनी जिंदगी में कमी महसूस करती थी क्योंकि भाई की वजह से मैं परीक्षा नहीं दे पाई थी। हालांकि माँ ने मुझे फिर से कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया था, मगर फिर भी वो कसक मेरे दिल में रह गई थी। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता और अब मेरा भी समय बदल चुका था। मेरे साथ एक बड़ा चमत्कार हुआ था क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी यह नहीं सोचा था कि मेरी माँ जीवित होगी। माँ के साथ रहने की वजह से मैं बहुत खुश थी और धीरे धीरे अपनी जिंदगी के दुख भूलने लगी थी। समय बड़ी तेजी से गुजर रहा था। माँ ने मेरा विवाह एक बहुत अच्छे घर में करवा दिया। मेरे पति बहुत अच्छे थे, वे मुझे दिल से सम्मान देते थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। अब मैं अपनी जिंदगी के सारे दुख भूल चुकी थी। मैं भुला चुकी थी कि मेरे भाई भाभी ने मेरे साथ क्या बर्ताव किया था। सच ही कहते हैं कि अगर कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो इंसान अपने सारे गम भूल जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।